हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पीछे सीख चुके हैं। किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं, किसे कहा जाता है, उसका डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने पीछे कर लिया है और उस पर बेस्ड मैंने आपको 2 DBT भी बनाकर भेज दिया है। ठीक है, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन ये टॉपिक बताया था, जिसमें 7 या 8 फैक्टर मैंने आपको पढ़ाया है कि उन फैक्टर्स का रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार डिपेंड करता है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फैक्टर्स हम लोग पीछे स्टडी किए हैं उस फैक्टर का कहिए और डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। जैसे फैक्टर में एक फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या लिया गया है, उस पर भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग उसी फैक्टर को और डिटेल से स्टडी करेंगे कि कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर समझिए आप अच्छे ढंग से कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अधिक होगा। मतलब जैसे मान लो कोई रिएक्टिंग स्पीशीज मैंने लिया है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कुछ अमाउंट मैंने लिया, उसका रिएक्शन का रेट कुछ ना कुछ होगा। जैसे जैसे समय बीतेगा तो हम जानते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, क्योंकि रिएक्टेंट तो कंज्यूम होने लगेगा, प्रोडक्ट बनाएगा रिएक्टेंट, है कि नहीं। तो समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, उसके रिएक्शन का रेट भी घटते चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए इस चीज को कि देखो क्या पढ़ा रहे हैं, हेडिंग देखिए, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर रेट किस प्रकार से डिपेंड करता है हम लोग अभी समझेंगे। इसी टॉपिक को हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन या सिंपली रेट लॉ भी केवल कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इसमें हम लोग समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है। अभी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ कहिए इस चैप्टर का वो ब्रेन है, मेन चीज़ यहीं पर आता है। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब निकालना आगे सीखेंगे, क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, डेरिवेशन क्या है, सारे चीज़ को। लेकिन यहाँ पर ये थ्योरेटिकल पार्ट है, छोटा सा समझ लेते हैं, फिर इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसका DPP आपको दे दिया जाएगा और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम आपको दे देंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है, अच्छे ढंग से जो बोलेंगे उस बात को अच्छे ढंग से पकड़ना है। ठीक है, इसमें पूरा गेम जो है ना, पूरा जो हम जो बोलते हैं उस सेंटेंस को अच्छे ढंग से सुनना रहता है, सबको पकड़िए, थ्योरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, इस चीज को हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा रिएक्शन का रेट उतना अधिक होगा। सिंपली सोचो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान होता क्या है कि रिएक्टिंग स्पीशीज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है, उससे प्रोडक्ट बनता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि किसी भी प्रकार का कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए, कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। ये इफेक्टिव कोलिजन का क्या मतलब होता है भाई, समझिए। जैसे मान लो एक कंटेनर में हम हाइड्रोजन गैस डाल देते हैं, उसी कंटेनर में हम ऑक्सीजन गैस डाल देते हैं, तो सीधी सी बात है, गैसियस मॉलिक्यूल्स है तो उसके मॉलिक्यूल्स तो कोलाइड करेंगे, तो क्या उस कोलिजन से उस कंटेनर में H2O बनने लगेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा, उस कंटेनर में H2 और O2 के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड तो कर रहे हैं, लेकिन वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो रहा, वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। हो सकता है उसको प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ कैटलिस्ट की आवश्यकता हो या कोई टेम्परेचर की आवश्यकता हो। जब तक उस कंटेनर में हम उस कंडीशन को नहीं फुलफिल करेंगे तब तक वो कोलिजन तो होगा लेकिन उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इफेक्टिव कोलिजन करने के बाद ही वो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, चलिए तो समझिए यहाँ पर इस चीज़ को
कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो एक्चुअली किस बात पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर। ठीक है, इस चीज को भी यहां पर लिख देते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ एनी रिएक्शन actually depends upon the number of effective collisions of the reacting particles। ठीक है, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, इसको आप एग्जांपल समझिए यहाँ पर कि रिएक्टिंग स्पेसीज जो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन होता है। ये कोलिजन से जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट बनेगा, इफेक्टिव कोलिजन हम बोलते हैं कि वैसे कोलिजन से जिससे प्रोडक्ट बनेगा उस कोलिजन को हम लोग इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझाएं, कंटेनर में आप H2 ले लेते हैं, O2 ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो सिंपली सोचो कि हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और एक शॉट लगाते हैं, तो क्या सभी शॉट 6 या 4 में तो नहीं चला जाता है? क्यों? क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ होगा, हल्का सा कोलाइड हुआ होगा, सिंगल रन डबल रन ले लेते हैं। ठीक है, कभी कभी मिडलिंग हो जाती है, पंचिंग अच्छी हो जाती है तो 6 या 4 चला जाता है। बस सिमिलर बात ये समझना है कि हर शॉट हम खेलते हैं तो 4 या 6 नहीं चला जाता है, कोलिजन तो होता है वहाँ लेकिन बॉल और बैट के बीच, लेकिन उसे 6 या 4 ही चला जाएगा ये सर्टेन नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो जस्ट समझने के लिए एक उदाहरण हम बताएं कि रिएक्टिंग स्पेसीज जब कोलाइड करता है तो जरूरी नहीं कि उससे प्रोडक्ट बनेगा ही। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन होगा तो उससे प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? इसका मतलब कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो एक्चुअली किस बात पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर। ठीक है, तीसरी बात कि इनिशियली जो रिएक्टेंट हम लेते हैं उसका कंसंट्रेशन सबसे अधिक होता है, उस समय इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा इफेक्टिव कोलिजन्स भी घटेगा, रिएक्शन का रेट भी घटेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन है ना उतना अधिक होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तीसरी बात आप ये समझे यहाँ पर कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा इफेक्टिव कोलिजन्स उतना अधिक होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना अधिक होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर समझिए इस चीज को कि हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़े थे। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक लॉ हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो चलो एक रिएक्शन लिखता है, कंसीडर ए रिएक्शन ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके बनाता है प्रोडक्ट। क्या बनाता है? प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये एक्चुअली कौन दिया था? गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे, है ना? गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे, ये साइंटिस्ट का नाम था। इस टॉपिक को हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन से किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, एंड ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू पावर which becomes equal to its stoichiometric coefficient। ये हमने पढ़ा है, याद कीजिए। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन में कि कोई भी इस प्रकार का केमिकल रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट जो रिएक्टेंट यहाँ ए और बी
उसके मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म पर पावर है, एक्सपोनेंट है यहाँ a और b, जो इस बैलेंस इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यहाँ a और b, वही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पावर के रूप में रहता है। ठीक है, ऐसा कहना था गुलबर्ग और वागे का, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका 100% सही नहीं है। थ्योरेटिकली ये गुलबर्ग और वागे ने ऐसा दे दिया कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म पर एक पावर होगा जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दर्शाए गए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा, वो पावर। यानी एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमको क्या लिखना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, एक्सपेरिमेंटली यह ऑब्जर्व किया गया है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो होगा मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा, लेकिन जो इस पर हम पावर बैठाते हैं, ये पावर जो बैठाते हैं वो पावर जरूरी नहीं है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो, उससे अलग भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंटली ये है। ठीक है, यहाँ जो हम लिखे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये एक्सपेरिमेंटल आएगा, जबकि ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन है। थ्योरेटिकल चीज है ये कि गुलबर्ग और वागे नाम का साइंटिस्ट था जिसने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस पर जो पावर होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर। लेकिन जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और सारे एक्सपेरिमेंट का जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि ऐसा नहीं था कि जो यहाँ पावर है जो यहाँ बैठाए हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर, एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन जो था उस पर ये पावर जो था वो अलग आ रहा है। बहुत सारे रिएक्शन में अलग पावर आ रहा था, अलग वैल्यू आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर समझना यही चीज मेनली लिखेंगे इस चीज को हम लोग। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन एक्सपोनेंट जो होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, उससे अलग भी हो सकता है। बात को समझे क्या बोले सो? पावर जो यहाँ होगा रेट एक्सप्रेशन में जो यहाँ लिखेंगे रेट इक्वल टू दिस, पावर जो यहाँ बैठाए हैं ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर है, लेकिन किसके अनुसार? गुलबर्ग और वागे के अनुसार, जिसको हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया, रीड किया गया, स्टडी किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, जब हम रेट निकालते हैं तो मोलर कंसंट्रेशन तो ठीक है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो पावर यहाँ आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के बाद, वो पावर किसी रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आ रहा था, बहुत सारे रिएक्शन में अलग आ रहा है। ठीक है, इसका क्या निष्कर्ष निकाला कि एक्सपेरिमेंटली हम लिख सकते हैं इट इज ऑब्जर्व्ड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स and each concentration term raised to some power which may or may not be equal to its stoichiometric coefficient as represented in balanced chemical equation। ये जरूरी नहीं है कि जो पावर आएगा वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर ही हो। कुछ रिएक्शन में बराबर होता भी है, कई सारे रिएक्शन में बराबर नहीं भी होते हैं पावर। ठीक है, बात समझ रहे हैं यहाँ पर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों समझिए यहाँ पर कि क्या समझाए कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार ये कहा गया कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म पर पावर होगा जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दर्शाए गए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता है। बात को समझे क्यों नहीं होता, उदाहरण से आपको समझाएंगे भी। ठीक है, चूंकि गुलबर्ग और वागे ने क्या सपोज कर लिया कि जो भी रिएक्टिंग स्पेसीज लेते हैं उसके बीच जो कोलिजन होता है उसका भी इफेक्टिव हो गया, कि सब प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ऐसा उसने मान लिया। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वही लिख रहा है एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट
द रेट ऑफ रिएक्शन मे नॉट डिपेंड अपॉन द पावर ए एंड बी। एक्चुअली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो पावर है यहाँ पर ए और बी उसके बराबर उस पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता है तो इसका मतलब कुछ और पर निर्भर करेगा। कुछ और मान लेते हैं ए और बी पावर नहीं होगा तो कुछ और पावर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर सपोज एक्सपेरिमेंटली द रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन द पावर अल्फा फॉर द कंसेंट्रेशन टर्म ए एंड द पावर बीटा फॉर द कंसेंट्रेशन टर्म बी। मान लेते हैं यहाँ ए और बी पावर लिखे हैं ना, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस पावर पर डिपेंड नहीं कर सकता है, इससे अलग अलग वैल्यू आएगा ए और बी का। ए और बी जो यहाँ है ए और बी का वैल्यू अलग आएगा, मतलब कुछ और आएगा। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ वैल्यू था वो यहाँ नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। तो कुछ और होगा तो उसको मान लेते हैं कि ए के जगह पर अल्फा होगा, बी के जगह पर बीटा होगा, ऐसा मान लेते हैं जो ए और बी से अलग होगा, है ना। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन या रेट जो होगा रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं, माइनस, चलो उसको बाद में लिखेंगे, है ना। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रेट और जब इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को एक कांस्टेंट देते हैं यहाँ पर के। अब लिखेंगे यहाँ पर ए टू दी पावर अल्फा बी टू दी पावर बीटा। यहाँ के को क्या कहेंगे, वेयर के जो यहाँ पर है कांस्टेंट उसको एक्चुअली कहते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, या इसी को कहा जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसी को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इस तीनों नाम से जानते हैं। स्पेसिफिक इसलिए बोलते हैं ना कि के का वैल्यू जो होता है, जो भी होगा ये कांस्टेंट का, ठीक है, वो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। यानी प्रत्येक एक पार्टिकुलर स्पेसिफाइड रिएक्शन के लिए के का वैल्यू एक जैसा होता है, ठीक है। तो के को हम रेट कांस्टेंट कहिए या वेलोसिटी कांस्टेंट कहेंगे या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है। एक्चुअली इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में आपको फर्क दिख रहा है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रिएक्शन का रेट जो होगा मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन यहाँ पावर जो बैठाते हैं हम लोग वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि रिएक्शन का रेट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर के रूप में नहीं आता है, कुछ और वैल्यू आ रहा है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने पर। तो उस वैल्यू को हम यहाँ अल्फा बीटा मान लेते हैं इस रिएक्शन के लिए, ए बी ना होगा अल्फा बीटा कुछ होगा। तो जब उस अल्फा बीटा जो भी वैल्यू होगा उसको हम पावर के रूप में बैठाएंगे, ये जो यहाँ एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये, जिसे हम अभी ब्रैकेट में घेर रहे हैं, बॉक्स में घेर रहे हैं, ये देखिए, है ना। इसी एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं मालूम है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन और सिंपली रेट लॉ। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, या सिंपली बोलते हैं इसको हम लोग रेट लॉ, है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ एक्चुअली इस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें पावर जो होगा अल्फा बीटा। एक मजे की बात यहाँ पर, ये अल्फा बीटा हो सकता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके बराबर हो, बराबर नहीं भी हो सकता है। कई एग्जाम्पल या कई केसेज ऐसे आएंगे, ठीक है, जिसमें देखिएगा कि ये अल्फा बीटा जो होगा, जो भी होगा पावर मान लो, वो एक्चुअली इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आ भी रहा है। लेकिन बहुत सारे रिएक्शन में ऐसा देखेंगे कि अल्फा बीटा जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे अलग आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों समझो यहाँ पर अभी जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा कि रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाय डी टी, ये तो लिखते हैं रेट, ठीक है, जो इक्वल टू होता है के ए टू दी पावर अल्फा
डी टू दी पावर बीटा, है ना। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी आर बाई डी टी, आर यहाँ रिएक्टेंट को दर्शा रहा है, माइनस लगाए क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, ठीक है। अब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा आप यहाँ उसको लगा सकते हैं रेट के टर्म, लेकिन डी आर बाई डी टी लिखते हैं इस प्रकार से, क्लियर है। अब इसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, सिंपली ऐसे लिखो, रेट इक्वल टू के ए टू दी पावर अल्फा बी टू दी पावर बीटा। अब समझो ध्यान से, एयर अल्फा एंड बीटा में और may not be equal to, may or may not be equal to the stoichiometric coefficient, the stoichiometric coefficient, है ना, as represented by balanced chemical equation, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, जब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम रेट लिखते हैं तो वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पर पावर रूप में बैठाते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है, समझो, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है, मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूँ। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है इंडस्ट्री में, लेबोरेटरी में, जिसको हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। हमको तो थ्योरेटिकल पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक नाम का चैप्टर, लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में हम जाकर लेबोरेटरी या इंडस्ट्री वर्क तो नहीं करते हैं, वो साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है, या रिसर्चर करते हैं, और उस रिसर्च और अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो थ्योरी को पब्लिश करते हैं, जिसे हम लोग बुक में स्टडी करते हैं। बात समझ रहे हैं यहाँ पर? तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, बार बार ऐसा कह रहे हैं, है ना। जब हम आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सिखाएंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिएगा वहां पर एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, आपको सारा डेटा अवेलेबल रहेगा, केवल बैठा के हमको कैलकुलेट करना रहता है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा आया कहाँ से भाई? तो अलग अलग कंडीशन पर जब ये लेंगे कंसंट्रेशन तो क्या होता है रेट, जब ये कंसंट्रेशन लेंगे तो क्या होगा रेट, ये सब एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट या रिसर्चर के द्वारा लिखा जाता है। और उसने एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये बताया कि रेट जो होता है रिएक्शन का मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट्स के बराबर तो ठीक है, लेकिन पावर जो होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो सकता है, उसके बराबर नहीं भी हो सकता है। कई केसेस में देखा गया कि जो पावर है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आ रहा है एक्सपेरिमेंटली, कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि नहीं आ रहा है बराबर। बात को समझ गए? ठीक है, यानी अल्फा बीटा हो सकता है ए बी के बराबर हो, ए बी के बराबर नहीं भी हो। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब यहाँ पर अल्फा क्या है? अल्फा क्या है मालूम है? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, एंड बीटा को क्या बोलेंगे? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। एक्चुअली जो यहाँ पावर जो आता है ना एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन में, जो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन बोले थे, इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन या सिंपली रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ, ठीक है। इसमें जो यहाँ पावर है ये अल्फा और बीटा, ये अल्फा बीटा को क्या बोलते हैं? अल्फा जो है उस ए का ऑर्डर कहलाता है और ये बीटा जो है बी का ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यानी कंसंट्रेशन टर्म पर जो एक्सपेरिमेंटली पावर हम लोग निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा के आधार पर या एक्सपेरिमेंट के आधार पर, वो पावर जो बैठाते हैं यहाँ पर, उस पावर को उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। अब देख रहे हैं यहाँ हेडिंग क्या लिखे हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये हो गया हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो अल्फा क्या है? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। बीटा क्या है? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। ठीक है, तो ये तो हो गया अल्फा ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर, बीटा हो गया बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
ओवरऑल यानी पूरे रिएक्शन के रेट अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो होता है अल्फा प्लस बीटा। जो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म पर एक्सपेरिमेंटली जो पावर आएगा कैलकुलेट करने पर, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसी पावर के सम को द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म एज रिप्रेजेंटेड एज एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर होता है, पावर के सम को ही हम लोग उस पूरे ओवरऑल रिएक्शन का क्या बोलते हैं, ऑर्डर। वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो अब एक मजे की बात यह है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे अल्फा जो वैल्यू है वो हो सकता है नेगेटिव आ जाए, बीटा हो सकता है नेगेटिव हो, या अल्फा नेगेटिव हो तो बीटा पॉजिटिव हो, अल्फा जीरो हो तो बीटा पॉजिटिव हो, अल्फा फ्रैक्शन हो तो बीटा नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कुछ भी संभव हो सकता है, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, कोई एक नेगेटिव कोई एक पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, ये तो हम जानते हैं। जीरो नहीं होता है, 1 हो सकता है। तो ऑर्डर में समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं। सो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हम नंबर लगाते हैं बैलेंस करने के लिए, अगर कुछ नहीं लगाते हैं तो 1 है, या कुछ लगाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, नेगेटिव की तो बात ही नहीं है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अधिकांश केस में हम लोग पॉजिटिव देखते हैं, कुछ उदाहरण है जिसमें फ्रैक्शनल भी आता है, रेयरस्ट उदाहरण भी है जिसमें नेगेटिव भी आता है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं यहाँ पर। चलिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको समझिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स है ना, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स और पावर एज रिप्रेजेंटेड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर हम लिखते हैं, ठीक है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स और पावर्स एज रिप्रेजेंटेड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना, एट ईच कंसंट्रेशन टर्म, प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म पर रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर होता है उसके सम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, पूरा ओवरऑल एक रिएक्टेंट पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट है, या ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। बीटा क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का वो ऑर्डर हो गया। बात समझ में आ रही है। अब एक उदाहरण समझिए यहाँ पर, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार थ्योरेटिकली हम लोग सोचते हैं और किस प्रकार एक्सपेरिमेंटल चीज होता है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण समझाते हैं। मान लो ये कोई सड़क है, ये रोड है, ठीक है, और मान लो ये आपका ऑफिस है ना, और यहाँ पर आपका ये घर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप शाम के समय में अपने ऑफिस से घर जा रहे हैं, मान लेते हैं ये डायरेक्शन बना दिए कि आप ऑफिस से घर जा रहे हैं। ठीक है, सपोज करो कि आप 5 बजे अपने ऑफिस से घर की तरफ रवाना हुए, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस घर के लोगों को पता है कि लगभग 15 मिनट लगेगा ऑफिस से घर पहुँचने में। ठीक है, तो टाइम को फिक्स कर लिए, डिस्टेंस भी हमको पता है, बात को समझे, डिस्टेंस भी पता है। मान लो 15 किलोमीटर ये डिस्टेंस, 15 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, और घर के लोगों को पता है कि 15 मिनट में लोग वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, रोड बढ़िया है, एकदम साफ सुथरा रोड है, कहीं पर कुछ नहीं है ना। तो 15 मिनट में लोग वहाँ से गाड़ी उठाएंगे और घर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो स्पीड निकल गया 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी आपने ये निर्धारित कर लिया कि वो आदमी जो ऑफिस से निकला है 15 मिनट में
डिस्टेंस 15 किलोमीटर का, ठीक है। ये तो आपने इमेजिन कर लिया, सोच लिया कि ऐसा होना चाहिए, तो सीधे स्पीड निर्धारित कर दिए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से वो जो ऑफिस में आदमी बैठे हुए हैं वो हमारे घर पहुंच जाएंगे। ये हमारा प्रेडिक्शन है कि हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली समझो अब यहाँ पर गड़बड़ी क्या हो सकती है। सपोज करिए ये आदमी ऑफिस से निकला घर के लिए, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, मे बी खूब बारिश हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, मान लो खूब बारिश हो रही है, आंधी तूफान आया, ठीक है, पेड़ गिर गया वहां पर, या कुछ जर्किन है, मान लो कुछ भी, मान लेते हैं यहाँ पे ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रैफिक है मान लेते हैं। अब आपको तो नहीं पता है ना कि ट्रैफिक होगा रास्ता में, लेकिन जब ये व्यक्ति ऑफिस से चला उसको यहाँ पर ट्रैफिक मिल गया, बात को समझ रहे ना। तो गुलबर्ग और वागे ने क्या किया, इस ट्रैफिक या इस तरह की कोई चीज नहीं सोचा और सीधे कह दिया कि वो रिएक्शन होगा और वहां पहुंचेगा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो स्पीड उसका रेट निकाल दिया कि इस रेट से हो रहा है, इतने टाइम में हो रहा है, इस रेट से हो रहा है, इतने टाइम में हो रहा है, मतलब यहाँ डिस्टेंस उसका बता दिया, इतना डिस्टेंस है, इतने टाइम में पहुंचेगा, डिवाइड कर दिया, है ना, तो निकल गया, वो आदमी पहुंच गया। हो सकता है ऐसा, मे भी सोचिए कि ट्रैफिक नहीं हो, मे भी ट्रैफिक नहीं हो, तो निश्चित रूप से जो गुलबर्ग और वागे बताया ये आदमी 1 मिनट मतलब 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से अपना घर पहुंच जाएगा, ठीक है, बात को समझ रहे ना। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा, रेट लॉ जो एक्सप्रेशन होगा एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली कहीं पर कोई ट्रैफिक नहीं मिला, वो आदमी क्या हुआ, एक निर्धारित समय पर जो हमने प्रेडिक्शन कर रखा था उसके हिसाब से अपने घर पहुंच गया। लेकिन अगर बीच में ट्रैफिक है या कहीं पर जैम लगा हुआ है या कहीं पर रोड खराब हो गया बारिश की वजह से, अब तो हमारा प्रेडिक्शन फेल हो जाएगा। सोचो तो क्या रेट जो वहां पर होगा हमारे जाने का, जो गुलबर्ग और वागे डिसाइड कर दिया था, क्या वही होगा रेट? बीच में गड़बड़ी भी तो हो सकती थी, गाड़ी का चक्का पंचर हो गया, कुछ भी, खूब बारिश हो रही है, हम रुक गए, है ना, जैम लगा हुआ है, रोड में बहुत सारा गड्ढा हो चुका है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, ठीक है ना। तो अब सोचो कि उसका जो रेट होगा किस बात पर डिपेंड करेगा, उसका रेट किस बात पर डिपेंड करेगा, है ना, कि जैम में कितना देर फंस गया, कितना जैम लगा हुआ है, रोड पर गड्ढा की वजह से जैम लगा हुआ है, कई सारा फैक्टर यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो क्या हमारा प्रिडिक्शन जो था एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से तो ये गुजर रहा है, घर वाले लोग को क्या पता कि रास्ते में क्या हो रही है, इसको जो ऑफिस से व्यक्ति निकला है उसको एक्सपेरिमेंटली मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, उस पर निर्भर करेगा कि रास्ते में किस प्रकार का उसको जैम मिला है, कितना जैम में टाइम लग गया, ठीक है, गाड़ी पंचर हो गई, बहुत सारी संभावनाएं, इस हर वजह से उसका रेट तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस यही बात है लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन में। लॉ ऑफ मास एक्शन इस प्रकार के किसी चीज के बारे में नहीं बोलता है कि रिएक्शन के बीच में हो सकता है समटाइम्स रिएक्शन शुरू हो गया होगा, कुछ डिजायर्ड कंडीशन नहीं होगा जिसके कारण गड़बड़ हो रहा होगा रिएक्शन के दरमियान, ठीक है। जो डिजायर्ड कंडीशन चाहिए अगर उसको दे देंगे हो सकता है रिएक्शन फास्ट हो जाए, मे बी, बात को समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हम एक दूसरे उदाहरण समझाते हैं, एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग किसी सभी कुछ साइकिल फैक्ट्री समझते हैं जहाँ साइकिल का प्रोडक्शन होता है, साइकिल फैक्ट्री। अब सपोज करो एक साइकिल में क्या क्या बनता है, क्या क्या लग जाता है, तो एक तो फ्रेम होता है, रिम होगा, टायर होगा, ठीक है, हैंडल होगा, पैंडल होगा, चेन होगा, ये सब मेन कंपोनेंट है। मान लेते हैं किसी साइकिल का इतना कंपोनेंट है, अगर इतने चीज़ रहेंगे तो हम साइकिल को बिल्ड कर सकते हैं, उसको हम असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिए ध्यान से इस बात को कि जो बाहर लोग व्यक्ति बैठा हुआ है, बाहर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो कह रहा है इतना सारा बड़ा इंडस्ट्री है, इतना सारा कारखाना है ना, पर डे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो 500 साइकिल तो जरूर बन जाएगा, 500 साइकिल तो जरूर बन जाएगा पर डे। मान लो हमारा प्रेडिक्शन है कि इस रफ्तार से काम चल रहा है, ऐसे अगर हैंडल पेंडल बनता रहा, ठीक है, तो 500 साइकिल शाम तक तैयार हो जाएगा, सपोज करो, मान लीजिए ये हो गया हमारा प्रेडिक्शन, ये हम लॉ ऑफ मास एक्शन मान लेते हैं, है ना। अब आइए एक्चुअली अब साइकिल फैक्ट्री के अंदर सोचिए एक्चुअली हो क्या रहा होगा। सपोज करो कि 1000 रिम बन गया, ठीक है, बात को समझ रहे हैं, 500 हैंडल बन गया,
500 पेंडल भी बन गया, जो फ्रेम होता है वो भी मान लो 800 बन गया, ठीक है। सपोज करो रिम 1000 बन गया, 500 हैंडल बन गया, 500 पेंडल बन गया, 800 रिम बन गया, ठीक है, बात समझ गए ना। और चेन जो है वो 200 बना दिन भर में, ठीक है। तो बाहरी व्यक्ति क्या सोच रहा है, इतना हैंडल पेंडल बना है तो चलो 500 साइकिल बन ही जाए। लेकिन शाम में जरा सोचिए, अगर हम आपसे पूछेंगे कि फाइनली बताओ साइकिल बनकर कितना तैयार होगा, कितना असेंबल हुआ, तो हम कहेंगे 200। क्यों? रिम कितना लगा, हैंडल पेंडल कितना बना, चलो सब अलग चीज़ है। चेन तो हम हर दिन में, पूरे दिन भर में 200 ही बना है। तो फाइनली जो साइकिल का प्रोडक्शन होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा साइकिल, वो तो 200 ही तैयार होगा। बाकी तो जो बना बहुत सारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली जो साइकिल असेंबल होगा शाम में 200 ही होगा। इसका मतलब है कि साइकिल के प्रोडक्शन का जो रेट था, साइकिल के फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर पर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है किसी दिन ऐसा हो कि चेन ज़्यादा बन जाए, हैंडल ही कम बनता होगा, उसमें काम करने वाले वर्कर को तबीयत खराब हो गया, उस दिन नहीं आया कुछ वर्कर, सब काम का रेट स्लो हो गया वहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला कि फाइनल जो प्रोडक्ट होता है किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट, वो इस बात पर निर्भर करता है कि सबसे धीरे, सबसे स्लो कौन सा स्टेप है। हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं, मैकेनिज्म रिएक्शन का, और जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन होता है, हम कई सारे रिएक्शन के बारे में ये बात जानते हैं कि रिएक्शन कई सारे स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। और सभी स्टेप का रेट सेम नहीं होता है। कोई स्टेप है जो बड़ी फास्ट होगा, कुछ स्टेप मॉडरेट होता है, कुछ स्टेप स्लो मान लेते हैं। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पर डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप पर। यानी जैसे साइकिल फैक्ट्री की हम बात किए, तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट साइकिल है कितना बनेगा, वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि सबसे धीमा काम कौन किया, धीरे धीरे वर्क किसने किया। तो कितना हैंडल पेंडल रिम बना उससे नहीं मतलब है, ठीक है। साइकिल फाइनली शाम में 200 ही बनकर तैयार हुआ, क्योंकि चेन 200 ही दिन भर में बन पाया था। यानी किसी भी रिएक्शन का रेट कौन सा होता है, यानी द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, यानी द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो समझ रहे हैं सिचुएशन क्या है। दूसरे लोग सोच रहे हैं साइकिल फैक्ट्री में इतना बनना चाहिए, उसका प्रेडिक्शन था, लेकिन अंदर का सिचुएशन देखो क्या हो रहा होगा। रिएक्शन का रेट वेरी कर सकता है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, बहुत सारी बातों पर निर्भर कर सकता है, ठीक है। ये बात यहाँ भी समझिए कि व्यक्ति जो ऑफिस से निकला, घर की तरफ गया, घर के लोग ये सोच रहा है इतनी दूरी है, इतनी देर में उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल कंडीशन से तो उस आदमी को गुजरना पड़ रहा है जो रास्ते पर चल रहा है। घर के लोग ये बात नहीं जानते हैं कि उनको तो लगा इतनी दूरी है, इतने समय में आ जाना चाहिए, तो उस पर रेट उसने निर्धारित कर दिया कि इतने हिसाब से उनको घर आ जाना चाहिए। लेकिन रास्ते में एक्चुअल प्रॉब्लम फेस कौन कर रहा है, जैम है, पेड़ गिर गया है, ट्रैफिक है, क्या है, उसको सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। तो अलग अलग वे में अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, मे बी रेट उसका अलग अलग बदल सकता है। किसी में जैम है, मतलब लंबे समय तक लग गया तो रेट उसका चेंज कर गया, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल वाली, टाइम बदल गया ना, तो रेट तो स्लो हो जाएगा। तो हमारे प्रिडिक्शन से और एक्सपेरिमेंटल में फर्क होता है। बात को समझ गए इस एग्जाम्पल से आप यहाँ पर, है ना। हमें लगता है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ एनी रिएक्शन, है ना, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ एनी रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सा स्टेप कहलाएगा, सबसे स्लो स्टेप। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है इसी बात पर निर्भर करता है कि कौन सबसे स्लो काम कर रहा है। जैसे साइकिल फैक्ट्री वाला उदाहरण बताए, खुद सोच के देखो, फाइनली जो शाम में साइकिल तैयार होगा तो इस बात पर निर्भर करेगा कि सबसे कम प्रोडक्शन आज किसका हुआ है। फाइनली जो है साइकिल शाम में उतना ही असेंबल होकर तैयार होगा, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ गए आपको। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ गया क्या होता है। सो कि जो एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन, रेट जो होता है, रेट व एक्सप्रेशन जिसे बोलते हैं, रेट व एक्सप्रेशन, जिसमें जो पावर यहाँ लिखा गया है, हो सकता है बैलेंस इक्वेशन में, हो सकता है, क्या बोले, हो सकता है ये व्यक्ति जो आप सोच रहे हैं उसी हिसाब से अपने घर पहुंच जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आ रहा था पावर, उसके बराबर हो गया। और ऐसा भी हो सकता है जो आप सोच रहे हैं कि बैलेंस में ऐसा था, इतने देर में पहुंच जाना चाहिए, उतना देर में नहीं पहुंचा वो आदमी।
वहाँ पर ए बी नहीं हुआ, पावर कुछ और हो गया, अल्फा बीटा हो गया। ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं? चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन समझ गए, और रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग गुलबर्ग और वागे यानी लॉ ऑफ मास के अनुसार अगर लिखेंगे तो कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर आएगा वो वही होगा जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाया है। ये हो गया थ्योरेटिकल चीज जो हम प्रिडिक्ट करते हैं। सोचिए ध्यान से, जो हम प्रिडिक्शन कर रखे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, जैसा कि अभी बताया कि ऑफिस से निकला हुआ आदमी घर पहुंचेगा, घर के लोग ये प्रिडिक्ट करके रखे हुए हैं। लेकिन एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली सोचो, जो व्यक्ति उस रोड से गुजर रहा है उसको ना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो रेट किस पर डिपेंड किया? जो घर के लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं उस पर, या जो आदमी फेस कर रहा है एक्सपेरिमेंटली उस पर? हो सकता है किसी दिन जो घर के लोग प्रिडिक्ट किए हुए थे, हो सकता है उसी हिसाब से वो पहुंच जाए, ट्रैफिक नहीं मिला, जैम नहीं मिला, लेकिन ये संभावना तो कम है ना। इसलिए बोले कि जो पावर होगा हो सकता है उसके बराबर हो जो आपने प्रिडिक्ट कर रखा है, हो सकता है पावर उसके बराबर नहीं हो रेट, क्योंकि पावर के अनुसार ही रेट वेरी करेगा। मान लो जो पावर है वो तो चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बदलते चला जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ दोनों एक ही चीज है। कहीं हम रेट लॉ बोलेंगे, कहीं रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलेंगे, दोनों एक ही बात है, एक ही टर्म को दो नाम से जान रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, बात को समझ गए? तो रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन, मोलर कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन होते हैं उसके प्रोडक्ट मीन्स क्या? उसके गुणनफल जो गुना करते हैं, है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर होगा वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दर्शाए गए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो उस पर जो पावर अल्फा बीटा माने हैं, एक्सप्रेशन लिखे, उसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखिए कि रेट लॉ एक्सप्रेशन या जो रेट होता है वो हम लोग इक्वेशन को, बैलेंस इक्वेशन को देख करके प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। Rate of reaction does not predicted, cannot be predict by looking the balanced chemical equation. Balanced chemical equation को हम देख लेंगे, उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये सब लगा हुआ है, तो क्या उससे आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा? नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर लगाए हैं, जरूरी ये नहीं है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में वही नंबर पावर में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखकर हम कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन को नहीं निकाल सकते, नहीं लिख सकते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन कब लिखाएगा? एक्सपेरिमेंटल डेटा के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, न कि बाय ऑब्जर्विंग या बाय लुकिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उससे हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिखाएगा। यही दो बात हम यहाँ पर लिखे हैं जो अभी बोल रहे थे, इसको सुन लो, लिख लो। इट इज द रेट लॉ क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ, इट इज द एक्सप्रेशन which express the rate of reaction in terms of molar concentration of reactants। क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन देखो अभी आपने लिखा कि रेट इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसमें पावर अल्फा है, यहाँ पावर बीटा है। ठीक है, जबकि रिएक्शन में क्या था? ए प्लस बी इक्वल टू लिखे प्रोडक्ट। यहाँ बैलेंस इक्वेशन में ए और बी है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जबकि पावर अल्फा बीटा आया है। ये अल्फा बीटा हो सकता है ए बी के बराबर हो, ए बी के बराबर नहीं भी हो। ये जो एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट लॉ इसी को बोलते हैं, यही हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन कहलाता है। ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? रेट लॉ। ये तो हम ऑलरेडी पीछे कई बार लिख चुके हैं, 2-3 बार लिख दिए अभी तक। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन कहलाता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन व्हिच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हिच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लिखे यहाँ पर देखो, व्हिच एक्सप्रेस the rate of reaction in terms of molar concentration, in terms of molar concentration of reactants with each term raised to power, जिसमें प्रत्येक टर्म पर कुछ पावर होगा, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of that reactants in the balanced chemical equation। यानी वो पावर जो होगा जरूरी नहीं है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर लिखाया गया उसके बराबर हो, उसके बराबर हो भी सकता है ना। एक बार इसको पढ़ लीजिए। इट इज एक्सप्रेशन व्हिच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स
with each term raised to power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of that reactants in the balanced chemical equation. Which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of that reactants in the balanced chemical equation. Clear है? दूसरी बात, the rate law expression जो वहां लिखे हैं for any reaction cannot be predicted simply by looking at the balanced chemical equation. यानी किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग केवल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख करके प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब यहाँ पर ये के जो है, इस के को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। तो समझो, अगर यहाँ से के निकालेंगे तो क्या है एक्सप्रेशन बता दो। रेट बाय ए टू दी पावर अल्फा बी टू दी पावर बीटा, बी टू दी पावर बीटा। ये तो के का एक्सप्रेशन हो गया। बात समझ रहे? रेट कांस्टेंट या के को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। देखो, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यूनिटी हो, यूनिटी मतलब 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। मोलर कंसंट्रेशन की बात करें, स्क्वायर ब्रैकेट में या मोलर कंसंट्रेशन, तो अगर डिफरेंट रिएक्टेंट्स का मैंने कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लिया, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए भी 1 मोल पर लीटर, बी भी 1 मोल पर लीटर, यानी यूनिटी है। तो समझो तो यहाँ पर ये भी 1, ये भी 1, 1 पर पावर कुछ भी होगा, 1 पर पावर कुछ भी होगा, सब तो क्या हो जाएगा आपका? 1 ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रेट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? रेट कांस्टेंट। इस प्रकार हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, रेट कांस्टेंट के को डिफाइन करेंगे, क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट when the concentration of different reactants है ना, कितना हो? When the concentration of different reactants is unity, मतलब 1 मोल पर लीटर। ठीक है, जब डिफरेंट रिएक्टेंट्स जो इस्तेमाल होगा रिएक्शन में, अगर उसका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 मोल पर लीटर है, तो उस स्थिति में जो रिएक्शन का रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, उसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम रेट कांस्टेंट बोलेंगे। ये डेफिनेशन है, डिफाइन ऐसे करना है। ठीक है, कि जब किसी भी रिएक्शन का जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स है, रिएक्टिंग स्पेसीज है या रिएक्टेंट्स है, उसका कंसंट्रेशन अगर हम लोग 1 मोल पर लीटर लेते हैं, तब उस रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, वही उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी कहलाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। या रेट लॉ एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? रेट लॉ क्या होता है यहाँ लिखे हैं, और ये जान लीजिए कि रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, कभी भी हम बैलेंस इक्वेशन को देखकर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में नहीं बैठाना रहता है। पावर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो सब में। आपको डेटा दिया रहा है और उसकी मदद से पावर निकालना सीखेंगे। ठीक है, अभी हम केवल टर्म को डिफाइन कर रहे हैं कि रेट लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार आप रेट कैसे लिखिएगा। एक्सपेरिमेंटली अलग चीज होता है, प्रिडिक्शन अलग चीज होता है। प्रिडिक्शन से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन को क्या नाम इसका, लॉ ऑफ मास एक्शन से सोचते हैं कि ऐसा रेट होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो फेस करना पड़ता है रिएक्शन को, उसके अनुसार जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट का जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म पर हम पावर लिखते हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके, वो पावर जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है उस रिएक्टेंट्स का। और सभी पावर को अगर हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे सभी कंसंट्रेशन टर्म पर उपस्थित पावर को, तो पूरे रिएक्शन का वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत है? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट कांस्टेंट आप समझ गए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं आप वो समझ गए, पीछे मैंने बता रखा है।
रेट कांस्टेंट किसको बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को ही रेट कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन यह कंडीशन है कि जब कंसंट्रेशन हम 1 मोल पर लीटर लेंगे डिफरेंट रिएक्टेंट्स का। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो ओके, इस वीडियो को यहीं पर ब्रेक देते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट हम यहाँ पर समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट जो कांस्टेंट है के, जिसको हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन या एन ऑर्डर रिएक्शन हो, कोई भी ऑर्डर रिएक्शन हो, उसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के और भी सवाल बनाएंगे या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखेंगे, डिटरमाइन करेंगे एक्सपेरिमेंटली, वहां पर यूनिट का बहुत काम करने वाला है। यूनिट से ही सवाल बन जाता है। यूनिट आप समझ गए कि क्या दिया हुआ है, यूनिट की मदद से आप समझ लीजिएगा कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, कौन सा एक्सप्रेशन हमको लगाना होगा, किस एक्सप्रेशन को लगाएंगे, किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा, ये सब समझने में आपको यूनिट मदद करेगा। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी ऑर्डर रिएक्शन हो उसका यूनिट निकालना हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कि समटाइम्स बहुत सारे थ्योरीज ऐसे होते हैं जब आप देखना शुरू करिएगा तो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो बेकार का चीज़ यार, इसको नहीं पढ़ना है, दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा नहीं करना, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हैं। साइंस, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग को वेट करना होता है कि चलो अभी समझने की कोशिश करें, नहीं समझ में आता है तो ऐसी स्थिति में भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस वीडियो को एंड तक देखिए, पूरे थ्योरी को ध्यान से सुनिए, लास्ट होते होते देखिएगा, आपको जो कन्फ्यूजन था बीच में कहीं पर रहा होगा बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट बच जाता है तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस टॉपिक पर बेस्ड, तो बचे कुछ डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो धड़पड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, वेट करिए, वॉच करिए, समय का इंतजार करिए, कुछ चीज़ पहले समझ में आ जाती है, नहीं समझ में आए तो भागना नहीं है, बल्कि उसका आगे पीछे सारे वीडियो को देखते रहना है। आपको कहीं ना कहीं जाकर अपने कॉन्सेप्ट में जो डॉट्स होते हैं वो क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, और हम लोग फिर इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको और आगे बढ़ाएंगे। मेजर थोड़ी जो पार्ट था समझने का, जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर बता चुके हैं, इस पर यूनिट हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद प्रॉब्लम बनाएंगे। तो उसमें अलग से लिखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसका एक वीडियो अलग से मिलेगा। फिर उस पर बेस्ड हम आपको इस टॉपिक पर बेस्ड एक डीपीपी देंगे। एक डीपी अगर मान लो एक थ्योरी पढ़ाए हैं, इस पर हम आपको न्यूमेरिकल का डीपीपी दे दें तो नहीं बनेगा, एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी थ्योरी पर बेस्ड हम 2, 4, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बता दें किस तरह सवाल बनाना रहता है, तब डीपीपी दिया जाएगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको यूनिट को समझना सबसे पहले जरूरी होगा, क्योंकि यूनिट की मदद से सवाल को बनाना आसान हो जाता है। तुरंत समझ जाते हैं कि एक्सप्रेशन हमें कैसे लिखना है और आंसर उसका कैसे आएगा कैलकुलेट करने के बाद। पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे तब तो कैलकुलेशन करेंगे ना, एक्सप्रेशन लिखने में ही हमको यूनिट का बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा। ठीक है बच्चों, है ना? तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए, समझिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।